हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यूपीपीसीएस प्री की टेस्ट सीरीज एक लाए हैं, उसमें ध्येय आईएएस का टेस्ट है पूरा। 10 पेपर है हमारे पास, उसी 10 पेपर को हम सॉल्व करेंगे और हो सके तो एक वीडियो में एक पेपर कवर करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा टाइम लंबा लगेगा। एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ होगा वीडियो। तो इम्पॉर्टेंट ये होगा कि भाई प्रश्न तो आपको सही से याद भी हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो व्याख्या मिलेगी उसमें आपके एक दो प्रश्न और भी तैयार हो जाएंगे। पेपर हम जो देखेंगे वो हिंदी माध्यम में ही देखेंगे, इंग्लिश माध्यम में नहीं देख पाएंगे। तो शुरू करेंगे। 150 प्रश्न है पूरे और इसमें पूरा एक पेपर का एक वीडियो बनेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, और एक बात और है कि आप लोग भी चेक करना कि आपका स्कोर क्या बनता है, ठीक है। फुल टेस्ट फर्स्ट है, बाइलिंगुअल है, ठीक है। पीटी टेस्ट वैसे 10 है ये। तो शुरुआत करेंगे हम प्रश्न से। और पहला प्रश्न आपका है कि नीचे दो दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को वो भी अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन है कि वी डी सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1905 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी, ठीक है। तो सही है पहला, ये तो सही है। फिर कह रहा आर में कारण में है कि अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ए सही है, बी सही है, या फिर सी सही है, या फिर डी सही है। मतलब ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या कर रहा है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है लेकिन आर गलत है। आर सही है, ए गलत है। तो इसमें देखिए दोनों हुई स्टेटमेंट इसके सही हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना कि आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये क्रांतिकारी संगठन था, शुरुआत महाराष्ट्र में हुई थी इसकी और बाद में इसकी शाखाएं कर्नाटक मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थी और 1905 में ही ये अभिनव भारत में परिवर्तित कर दी गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मिलान करना हमको। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पुस्तक और लेखक के नाम दिए गए हैं। किताब का नाम है द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दूसरा है पाकिस्तान द फॉर्मेटिक फेज 1857 टू 1948। तीसरा है खिलाफत टू पार्टीशन और अगला है मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। लेखक के नाम मोहन शकीर, W.C. स्मिथ, पीटर हार्डी, खालिद बिन है। तो इसमें जो सही सुमेल है इसका, इसे देख लीजिए। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया के जो लेखक हैं वो हैं पीटर हार्डी। तो पीटर हार्डी से हम मिला लेते हैं। ए का तीसरा है, तो ए का तीसरा भी 2 में है। अगला हम देख लेते हैं कि खिलाफत टू पार्टीशन। तो खिलाफत टू पार्टीशन किसका है? तो ये भैया मोइन शकीर का। सी का पहला है, ए का तीसरा है, तो सी का पहला देख लेते हैं, ए का तीसरा देख लेते हैं। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। तो सही जुमला क्या है? मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया किसकी पुस्तक है? ये है W.C. स्मिथ की किताब है और एक किताब है पाकिस्तान द फॉर्मेटिक फेज 1857 टू 1948। तो इसके लेखक हैं खालिद बिन। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि महात्मा गांधी से संबंधित निम्न कथनों में से असत्य कथन है। तो पहला स्टेटमेंट है कि महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंदू स्वराज की रचना 1909 में की थी। तो पहला क्या सही है? अगला देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा इस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली पर तीक्ष्ण टिप्पणी भी की गई थी। तीसरा कथन है यह पुस्तक मूलतः अंग्रेजी भाषा में थी। चौथा है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है। तो इसका जो सही उत्तर है कि मतलब गलत है वो, इसका है सी वाला, यह पुस्तक मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखी गई। ये गलत है मूल रूप से, क्योंकि ये पुस्तक जो है ना गुजराती में लिखी गई थी। इसकी रचना महात्मा गांधी ने 1909 में ही की थी। गांधी जी ने लंदन से साउथ अफ्रीका जाते समय पानी के जहाज में मात्र 10 दिन में इसे पूरी की थी। गांधी जी ने इसी पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को की तीक्ष्ण आलोचना करते हुए कहा था बांझ और वैश्या कहा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते भाई। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित कथनों पर विचार करके हमें असत्य कथन बताने हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू विभाजन के प्रबल समर्थक थे। दूसरा क्या है, इन्होंने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का साम्राज्यवाद के पक्ष में समर्पण कहा था। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए दूसरा तो सही है इसका, लेकिन पहला स्टेटमेंट इसका गलत है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य कथन यही है। ठीक है, इसमें हुआ क्या है कि असत्य क्यों है, क्योंकि पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू भारत विभाजन के प्रबल विरोधी थे, समर्थक नहीं थे। ठीक है, याद रखना भाई, इन्होंने 1947 कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का साम्राज्यवाद के पक्ष में समर्पण कहा था। तो दूसरा इसलिए सही हो गया, पहला गलत हो गया। ठीक है, तो सही उत्तर इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न घटनाओं का पहले से बाद के क्रम में सही कालक्रम बताना है। तो इसमें हमको देखना है कौन सा सही है भाई। इसमें देखिए नेहरू रिपोर्ट है, ये आई है 1928 में। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, क्रिप्स मिशन आया 1942 में, और वेवेल योजना आई थी 1945 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, 1928, 1940, 1942 और 1945। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में असत्य कथन बताना। संथाल हुल मतलब संथाल विद्रोह की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। असत्य कथन बताना ना। तो पहला, मेजर बारो के नेतृत्व में भेजी गई सैनिक टुकड़े संथालों से संघर्ष में पराजित हो गई। दूसरा, को गोड्डा नामक स्थान का एक महत्वपूर्ण नेता था। तीसरा है, यह विद्रोह भागलपुर से वर्धमान तक फैला था। चौथा है, महाजन दीनदयाल संथालों का सहयोगी था। तो चौथा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि महाजन जो दीनदयाल थे ना, उस संथालों के सहयोगी नहीं थे, यह भी शोषणकर्ता में शामिल था। ठीक है, जुलाई 1855 में संथालों ने विद्रोह कर दिया। और याद रखना 1857 की क्रांति से जस्ट पहले ये हुआ है। तो हुआ क्या कि कलकत्ता के मेजर बारो की टुकड़ी भागलपुर के निकट पीटर पैंटी में संथालों से पराजित हुई। पीटर पैंटी में पराजित हुई थी। यह विद्रोह भागलपुर से वर्धमान तक फैला हुआ था। और गुक्को जो था नामक व्यक्ति, वो गोड्डा मतलब कहाँ है, इस समय झारखंड में है, संथाल परगना के अंतर्गत। ठीक है, का एक महत्वपूर्ण नेता था और इस विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया था। और बाकी सभी कथन सही है। तो इसका गलत क्या हो गया, गलत हो गया महाजन दीनदयाल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित युग्म में सही सुमेलित नहीं है। हमको बताना है कि जो सही सुमेलित नहीं है उसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं भाई। देखिए, पुलिस सुधार आयोग 1902 एंड्रू फ्रेजर है, बात सही है। दूसरा है अकाल आयोग 1899, एंथनी मैकडोनाल्ड थे, ये भी सही है। रेलवे आयोग कर्नल सेंट लेगर हैं, सही है क्या। 1901 में हुआ था, ये बात सही है, लेकिन कर्नल सेंट लेगर नहीं थे, इसके हैं टॉमस रॉबर्टसन हैं रेलवे आयोग के। तो सिंचाई आयोग के भैया कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ हैं, तो इसके बारे में हमें याद रखना। रेलवे आयोग कौन है, कर्नल सेंट लेगर की जगह पे टॉमस रॉबर्टसन है। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर हो गया सी। यही गलत पूछा गया था ना, तो गलत वही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ये घटना सबसे बाद में घटित हुई थी। अवध का विलय, पहला आंग्ल सिख युद्ध, लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार, आर्य समाज की स्थापना। तो अवध का विलय भैया कब हुआ है, पहली बात तो ध्यान रखना है, अवध का विलय हुआ भाई 1856 में। ठीक है, आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ है, तो पहला आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो 45-46 में, 1845-46 में हुआ था। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार कब आयोजन किया गया, तो लॉर्ड लिटन दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1877 में, 1877 में। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में। तो भैया सबसे लास्ट में कौन सा आ गया, सबसे लास्ट में आया दिल्ली दरबार वाला, लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार 1877 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कथन का चयन करना है। भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 में समाचार चंद्रिका पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। तो बात सही है, पहला सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, यह पत्रिका राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों की प्रबल समर्थक थी। तो दूसरा क्या है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि भैया यह पत्रिका राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों की प्रबल समर्थक के बजाय ये प्रबल विरोधी थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही पूछा गया ना, तो ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न फिर से मिलान करने के लिए है,
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, बंगाल टेनेंसी एक्ट, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट है। तो इसमें सम्मिलित करना हमको। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, ठीक है, तो 1878 से हम मिला देते हैं, ए का तीसरा हो जाएगा, ठीक है। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया भाई, ये आया था 1885 में, तो ए का तीसरा और बी का दूसरा है, तो इसका ए का तीसरा है और बी का पहला है, सॉरी बी का पहला है, तो सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। अब इसके साथ में ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट कब आया, 1876 में। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट आया था 1890 में, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान निर्मात्री परिषद के गठन की बात निम्नलिखित में से किस एक प्रस्ताव में की गई थी। संविधान निर्मात्री परिषद के गठन की बात किस में हुई थी, ये हुई थी भाई क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में, मार्च 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई और मार्च 1942 में इसके 3 सदस्य थे। कौन कौन, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, सर स्टफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। इसके प्रमुख सिफारिशें क्या रहीं कि युद्ध के बाद पूर्ण उपनिवेश प्राप्त भारतीय संघ का निर्माण होगा। दूसरा था आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक संविधान निर्मात्री परिषद का भी गठन किया जाएगा। तीसरा था नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक भारतीयों की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। तो ये कुछ इसकी व्याख्या है, तो इसका सही उत्तर क्रिप्स मिशन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के संदर्भ में दिया गया था। तो देखो, यह सबने अवज्ञा आंदोलन था, दिल्ली चलो अभियान था, भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन था। तो इसमें देखिए क्या है ना कि असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920 का दिन है। इसी दिन प्रारंभ हुआ असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। उन्होंने एक वर्ष में स्वराज का नारा इसी में दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसका सही उत्तर असहयोग आंदोलन हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक तिथि को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। तो ये जुलाई का समय था, है ना, आप लोगों को नहीं, जून का समय था, 4 जून या 3 जून था, इसमें जून 1947 था। तो इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा, देखिए लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा की गई और इसमें भारत विभाजन की योजना अंतर्निहित थी। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई को 1947 को ये पारित भी किया गया था, ठीक है। तो क्या पूछा, ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था ना, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो ये 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ये भाई देखिए क्या है कि इसमें सरोजनी नायडू ने ऐसा बोला था, ठीक है, इनके बारे में याद रखना। और सरोजनी नायडू जो है ना, ठीक है, ये सरोजनी नायडू इनके बारे में बोली थी। और याद रखना कि सरोजनी नायडू जो है ना भारत की पहली महिला राज्यपाल रही, वो भी उत्तर प्रदेश की रही हैं, ठीक है, इनके बारे में याद रखना। और एक चीज़ ये भी याद रखना, पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी रही हैं, जो कि 1925 कांग्रेस अधिवेशन में बनी थी। तो ये कुछ फैक्ट हैं इनके बारे में, थोड़ा ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कांग्रेस की स्थापना से पहले हुई थी। तो क्या सही है, बात सही है ना, कि 1884 में इसकी स्थापना हो गई थी। इंडियन लीग की स्थापना कांग्रेस की स्थापना के बाद हुई। तो ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग लग रहा है। देखिए क्या है ना कि 1870 का दशक था, लगभग 74-75 ऐसे ही था, तब इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इंडियन लीग की स्थापना फिलहाल 1875 में हुई है, कांग्रेस से पहले ही हुई है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है और सही पूछा गया, सही उत्तर इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा एक खारवेल वंश का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। तो देखिए भैया हाथी गुम्फा अभिलेख, ये सबको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल वंश के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। यह लेख प्राकृत भाषा में है और प्राचीन भारतीय इतिहास हेतु यह बहुत अधिक महत्व भी रखता है। तो इसका सही उत्तर हाथी गुम्फा अभिलेख है। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था, बात सही है।
ठीक है, ये वाला तो सही है इसका। तो दूसरा क्या है, शुंग वंश का संस्थापक था, सही है, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, अभी हमारे पास इंग्लिश मीडियम के लिए कोई व्यवस्था विशेष नहीं बन पा रही है, इसलिए हम थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि अब एक इंग्लिश मीडियम का भी कोई वो तैयार करें, व्यवस्था बनाएं हम ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये पेपर जो है ना हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में है, बाइलिंगुअल है, तो ये हम ग्रुप में भेज देंगे, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ से जाके ग्रुप में जाइएगा, वहाँ पे उसको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें रियासत और शासक बताना है, सही सुमेलित नहीं है, तो इस पर देख लेते हैं भैया। तो देखिए इसमें वाकाटक प्रवरसेन प्रथम है, बात सही है, राष्ट्रकूट है, दंतदुर्ग, बात सही है, पल्लव है, सिंह विष्णु सही है, चालुक्य राजराज प्रथम ये गलत है। तो चालुक्य वंश का संस्थापक था कौन? भाई राजराज प्रथम जो है वो चोल वंश से संबंधित है, इसका महान शासक रहा। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराने का श्रेय भी इसी को जाता है, बात समझ रहे हैं? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा रचित निम्नलिखित किस एक नाटक में वत्सराज उदयन रानी वासवदत्ता की परिचारिका थी नागरिका की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है? तो ये प्रियदर्शिका हो सकती है ना, है तो तीनों इन्हीं के, लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रत्नावली। हर्ष को 3 नाटकों को लिखने का श्रेय दिया जाता है, भाई प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। इन्होंने हर्षवर्धन ने रत्नावली नाटक में वत्सराज उदयन और रानी वासवदत्ता की परिचारिका जो नागरिका थी उसकी प्रणय कथा का वर्णन किया है। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित एक रचना है, याद रखना, और नागानंद में 8 अंग दिए गए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रत्नावली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म से संबंधित नहीं है? कौन नहीं भाई? समर है, निर्जरा भी है, बंधन भी है, निर्माण नहीं है। ठीक है, निर्वाण क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का प्रथम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। मतलब क्या है? जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना निर्वाण है। बाकी निर्जरा क्या है, समर क्या है, ये सब हम आपको इतिहास में पढ़ा चुके हैं, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल इसमें सही उत्तर निर्वाण हो जाएगा, जो कि जैन धर्म से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर जनरल को भारत का उद्धारक कहा गया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था, तो किसको कहा था इन्होंने लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन जो कि 1880 से 84 के बीच में रहा है भारत के गवर्नर जनरल, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे ही मतलब भारत का उद्धारक कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न इसका सही उत्तर क्या हो जाए? लॉर्ड रिपन सही हो गया। अगला प्रश्न है, 1935 भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं थीं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, बात सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, दूसरा है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, ये गलत है। पहला सही, दूसरा लेकिन गलत है, तो भैया दूसरा गलत, दूसरा देखिए कहाँ कहाँ है, पहला एक अभी सही है। तो प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हुई थी, ये भी बात आपको पता है। एक चीज़ और याद रखना कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हुआ था, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन स्थापित हो गया था, जबकि 1919 के तहत राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, जबकि केंद्रों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया था। तो ये बात हमको याद रखनी है, सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी? तो किसने की थी भाई? ये किए थे विनोबा भावे। ठीक है, इन्होंने गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। चलिए सही उत्तर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताने हमको। पहला है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सम्मानित किया गया था, तो बात सही है क्या? असत्य कथन बताना फिलहाल हमें, तो पहला तो सही है। दूसरा क्या है, 43 में 1943 में झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के नेताजी के द्वारा किया गया था इसकी स्थापना। ठीक है, तीसरा क्या है, आईएनए का गठन पहली बार मोहन सिंह और जापानी मेजर थे इवाची फुजिवारा द्वारा किया गया था, तो पहला और तीसरा तो सही है, दूसरा गलत है और असत्य पूछा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से
असत्य कथन का चयन करना है और बता देना भैया कौन सा सही है। तो चलिए देख लेते हैं। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई थी। देखिए 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में बैठक हुई थी, अध्यक्षता लेकिन नेहरू ने नहीं की थी, इसकी अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। ठीक है, याद रखना। और इसी के साथ एक चीज़ और याद रखना, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, असत्य कथन पूछा गया, तो भैया ए वाला इसका सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, ऑपरेशन 0 आवर के तहत गांधी जी को पुणे की आगा खां पैलेस में और अन्य सदस्यों को अहमदनगर दुर्ग में रखा गया, ये भी बात सही है। ठीक है, क्या हुआ कि 0 आवर लागू हुआ और ऑपरेशन 0 आवर के तहत गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में अन्य सदस्यों को अहमदनगर दुर्ग में रखा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी। तो पहला स्टेटमेंट गलत था, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन योजना में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान था। और ऐसा भी प्रावधान था कि भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा। तो दोनों अधिकार दिए जाएंगे, बात सही है, दोनों सही है इसका। ठीक है, और अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी थी, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न है, बटलर समिति जिसका उद्देश्य भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना था, का गठन किया गया था। तो गठन इसका जो हुआ था, अब देख लीजिए, बटलर समिति का गठन हुआ था 1927 में। इसका गठन हुआ कि भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करने के लिए किया गया था, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा 1927। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ये सबको पता होगा फिलहाल, और नहीं पता है तो याद रखना भाई, ये क्या हुआ, स्थापना ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की थी 1926 में की गई थी इसकी स्थापना, और नागपुर में MC राजा की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, इसी से मिलता जुलता है ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो MC राजा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर MC राजा हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कांग्रेस की किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। तो भैया सबको पता होगा, बहुत पॉपुलर रहा ये कथन गांधी जी का। तो ये कराची अधिवेशन में ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है, कराची अधिवेशन कब हुआ, 1931 में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो गया, बी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और बताना है कालक्रम कैसा है। पूना पैक्ट है भैया, जलियांवाला बाग हत्याकांड, कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन है, भगत सिंह को फांसी है। तो देखिए लखनऊ अधिवेशन सबसे पहले हुआ था 1916 में। ठीक है, तो लखनऊ अधिवेशन पहले कर देते हैं, उसके बाद हम कर देंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है 1919 में। दूसरे नंबर पे आ गया दूसरा वाला। पूना पैक्ट कब हुआ है, 1932 में जाके हुआ है। उससे पहले फांसी हुई थी भगत सिंह को। ठीक है, तो 3, 2, 4, 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित युग में एक सही सुमेलित नहीं है। अब देख लेते भाई, देखिए महात्मा गांधी पत्रिका या किताबें हैं, हरिजन, बाल गंगाधर तिलक मराठा, विनायक दामोदर सावरकर पैसेज टू इंडिया, दिलीप मुखर्जी टेररिस्ट। तो इसमें कौन सा गलत है, सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए गांधी जी का सही है, BG तिलक का भी सही है, दिलीप मुखर्जी का भी सही, लेकिन ये पैसेज टू इंडिया 1924 में अंग्रेजी लेखक थे EM फोस्टर द्वारा लिखी गई थी भाई। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि का यह एक उपन्यास है, ये भी बात हमको याद रखनी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी वाला, क्योंकि यही गलत है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ये सबको पता होगा, कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, मई 1934 में, ठीक है, मई 1934 संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी, जिसकी पुष्टि कांग्रेस की फौजपुर अधिवेशन में 1936 में की गई। अध्यक्षता किसने की थी, फौजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
1934 संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से की गई थी, जिसकी पुष्टि हुई फैजपुर अधिवेशन में और इसकी अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, फिर से सुमेलित करना भाई, अब देख लेते हैं। देखिए, पांडुलेखन समिति के 7 सदस्यों में से एक कोई है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रक्षा विभाग किसी के पास रहा है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कोई रहे हैं। फिर संचालन समिति के अध्यक्ष रहे हैं कोई। तो इसमें सही सुमेलित हमको देख लेना है। तो देखिए, पांडुलेखन समिति के 7 सदस्यों में से एक थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। तो हमने ए का तीसरा से मिलान कर दिया। तो ए का तीसरा से मिलान कर दिया, एक ही ऑप्शन हमें मिल गया जल्दी से, सी इसका सही हो गया। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के में रक्षा विभाग कौन थे? रक्षा विभाग किसके पास था? सरदार बलदेव सिंह के पास था। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन रहे? तो भैया ये H.C. मुखर्जी रहे। ठीक है, और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे। ठीक है, तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का 25वां राज्य कौन सा है जिसे 12वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित राज्य बनाया गया और 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो भैया ये गोवा हो सकता है ना? इसमें गोवा सही हो सकता है ना, तो इसका सही उत्तर गोवा ही है। ठीक है, संघ शासित राज्य बनाया गया था 12वें संविधान संशोधन के बाद। 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो, उत्तराखंड बना है नवंबर 2000 में, बात सही है। अरुणाचल प्रदेश 87 में बना था, फरवरी 1987 में ही बना था। मणिपुर कब बना था? मणिपुर भैया बना है 1972 में। ठीक है, 1970 में नहीं है, वो समय है जनवरी है, लेकिन 1972। बाकी मई 1975 में सिक्किम का गठन हुआ था। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ओके, सुमेलित नहीं बताया था इसमें। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है यहाँ भी। अनुच्छेद 43A है, 48A है, 39A है, 47A है। तो सही सुमेलित नहीं। देखिए, 43A में क्या है? सहकारी समितियों का स्वैच्छिक संगठन है, बात सही है। 48 से क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा है, ये भी बात सही है ना? 39 से क्या है? गरीबों को मुफ्त कानूनी सलाह, ये भी सही है। अनुच्छेद 47 क्या भैया? अनुच्छेद जो 47 है, मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों पर प्रतिबंध। ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, इसमें जो सहकारी समितियों का संगठन है ना, यह 43A में नहीं, 43A में क्या दिया गया है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी दी गई है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर से मिलान करना भाई, राज्यसभा सीट और राज्य की बात हो रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 31 सीट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो डी का हम पहले से मिलान कर दिए, तो इसका एक ही ऑप्शन दिख गया, डी का पहला सही हो गया। डी का पहला है ना? नहीं, ऐसे नहीं, डी का पहला हो गया। अब उत्तराखंड छोड़िए, पहले बिहार का देख लेते हैं। तो बिहार में कितनी सीट है? बिहार में सीट है 16। तो हम सी का 3 से मिलान कर दिए, फिर सी का 3 से मिलान कर दिए। अब हमें ऑप्शन मिल गया बी। तो भैया उत्तराखंड में कितनी? 3 सीटें हैं। तमिलनाडु में कितनी है? 18 है। तो तमिलनाडु में 18 राज्यसभा की सीट है, बिहार में 16 है, उत्तराखंड में 3 है और यूपी में 31 सीट दी गई है। तो चलिए इसके साथ ही अब देखते हैं भैया अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, गलत युग्म हमको बताना है। इसमें अनुच्छेद 345 दिया गया है, 351 दिया गया है, 350A दिया गया है, 347 दिया गया है। तो देखिए क्या है कि 350A सही है, क्योंकि प्राथमिक स्तर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये बात आप समझ के रखिए। ठीक है, इसमें जो 345 है, राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया है। तो राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 344 के तहत, ना कि 345 के तहत। बाकी 351 में केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है।
347 में क्या है, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। लेकिन 344 क्या था, आपको हमने बता दिया कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा के संबंध में आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है 344 के तहत। सही उत्तर इसका ए हो जाएगा, पहला गलत है। अगला प्रश्न है, सही कथन का चयन करना हमें। तो देखते हैं, पहला भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कनाडा के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर लिया गया है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो पहला क्या सही है क्या? सही कथन बताना है, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद भैया कनाडा से नहीं लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला तो गलत है। इसमें सही पूछा गया, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत ने पारित किया और जिससे लोकसभा सहमत भी हो। ठीक है, हमने पढ़ाया है ये चैप्टर, तो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर फिलहाल हो जाएगा बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति, देखिए 12 और 13 तो हो नहीं सकते, अनुच्छेद 5 हो सकता है यहाँ पे, या फिर 11 हो सकता है। तो देखिए, भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई, तो अनुच्छेद इसका 11 हो गया, बी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, सही कथन का चयन करना। राज्य विधानमंडल, राज्यपाल, विधान परिषद विधानसभा से मिलकर बनती है, तो क्या सही है क्या? भाई देखिए, जहाँ पर विधानसभा विधान परिषद होगी वहाँ तो बनेगा, तो सही है पहला स्टेटमेंट। विधान परिषद को द्वितीय सदन भी कहते हैं, जो एक सतत चलने वाला सदन जिससे 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते भी हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय किसके विरुद्ध रिट जारी कर सकता है? तो किसके विरुद्ध करेगा भाई? देखिए, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कर सकता है। 5 प्रकार की रिटें होती हैं, तो रिट तो जारी करने का अधिकार है, 226 के तहत ये करते हैं, है ना। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर देखिए, 226 के अनुसार उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति, सरकार, संगठित निकाय के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमें बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक विधान परिषद के संबंध में सत्य नहीं है। तो इसका सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए, बात सही है। तो दूसरा है, विधान परिषद सदस्यों की मूल संख्या का 1/6 राज्यपाल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से चुने जाते हैं, तो ये भी सही होना चाहिए, तो ये भी सही है। ठीक है, अगला है कि विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ये गलत है, कार्यकाल की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ही सही होगा। ठीक है, तो पूछा गया सत्य नहीं ना, तो गलत सी वाला है, बाकी सब सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, और अंत में सभी कथन सत्य था, तो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद, संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले, विशेष इजाज़त से अपील, इन तीनों में से कौन आते हैं? तो इसकी एक बात याद रखिएगा, इसमें भाई पहला तो नहीं आता। 2 या अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद है तो वो प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, बाकी संविधान की व्याख्या संबंधित मामला हो या विशेष इजाज़त से अपील हो, ये दोनों मामले क्षेत्रीय अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। और पहला वाला जो भैया है वो क्या है? मूल क्षेत्राधिकार है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी सदन द्वारा पारित किया जा सकता है। तो भैया किससे पारित होगा? देखिए क्या है कि अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति देता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन के द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है। भैया हमने पढ़ा रखा है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको एक एक चीज़ इसमें पता होनी चाहिए। ठीक है,
मतलब क्या है कि सदन में उपस्थित जो सदस्य हैं ना, उनकी उपस्थिति मतदान का बहुमत होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा वापस ली जा सकती है, ये भी बात हमको याद रखना। तो भैया सामान्य बहुमत से हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत वर्णित है, ठीक है क्या? इसके अनुसार क्या चीज़ होना चाहिए भाई? देखिए क्या है ना कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। एक चीज़ ये भी है कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उस समय भी पद से हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त होता है। तो ये भी बात सही है। दो प्रकार के उत्तरदायित्व हैं, एक व्यक्तिगत है, एक सामूहिक है। तो व्यक्तिगत रूप से भी एक मंत्री अपने पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, और सामूहिक उत्तरदायित्व है तो बात सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों ही सही हैं। तो इसका सही मतलब है कि इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, असर्शन और रीजन। तो असर्शन है भाई, कथन है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका की समानांतर शक्ति के समान नहीं है। तो क्या सही है ये, बताइए। देखिए क्या है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका की समानांतर शक्ति के समान नहीं है, बात सही है। कथन क्या है कि जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा होता है तो उस समय जारी किया गया अध्यादेश अमान्य होता है। तो भाई कब ये लागू होता है? लागू ये होता है जब संसद सत्र ना चल रहा हो, ठीक है। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो कौन से किसके अंतर्गत आएंगे? भाग 8 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अनुच्छेद याद रखना 239 से लेकर 241 के बीच में है, तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। अगला है, दल बदल निरोधक अधिनियम पारित तो हुआ था, देखिए 1985 में आया था, ठीक है। ये सबको पता होगा। तो मार्च का 1985 था, महीना था मार्च, साल था 1985। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक उपबंध साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है? साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण है, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति। देखिए नए राज्यों का निर्माण तो है, नागरिकता भी है क्या? तो राज्यों की जो कार्यपालिका शक्ति है ना, ये जो है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुमोदन के आधार पर होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सुमेलित नहीं है, बताना हमें। माओरी जनजातियां हैं, क्षेत्र है पश्चिमी अफ्रीका, नुबा है सूडान, बोरोरो है ब्राज़ील, सिमांग है मलेशिया। तो देखिए माओरी जो है ना न्यूजीलैंड में पाई जाती है, ठीक है, ना कि पश्चिम अफ्रीका में मिलती है। नुबा सही है सूडान में, बोरोरो भी सही है ब्राज़ील में, सिमांग है मलेशिया में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि सही सुमेलित हमको बताना है, सही सुमेल करना हमें। केंद्र है और उद्योग है, शंघाई, मिलान, नगोया, हवाना दिया गया है। तो मिला लेते हैं भाई। शंघाई जो है ना वस्त्र और मशीनरी से संबंधित है, एक का तीसरा हम मान लेते हैं। तो इसका सही उत्तर मिल गया ना, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मिलान कहाँ है? तो मिलान भैया रेशम वस्त्र उद्योग है। नगोया क्या है? नगोया आपका ऑटोमोबाइल है। हवाना क्या है? हवाना सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फिर से सुमेलित करना है, खनिज है और उत्पादक क्षेत्र है। अब देख लेते हैं। देखिए कोयला, देखो बाकू तो नहीं हो सकता, बाकू पेट्रोलियम मिला देते हैं, तो बी का हम चौथा कर देते हैं। बी का चौथा कर देंगे भाई, दो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो कोयला कहाँ है? कोयला है डनबास बेसिन में, ठीक है। तो ए का हम दूसरा भी कर देते हैं, तो ए का दूसरा हो जाए, बी का चौथा हो जाए, उसके बाद सी का पहला हो ही जाएगा अपने आप। बॉक्साइट गुयाना हो गया और मैग्नीज हो गया निकोपोल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है।
पहला है प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल और दक्षिण गोलार्ध में अनुकूल दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा क्या है, सही कथन बताना भैया। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में विली विली, यूएसए में हरिकेन नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा। अब देखिए पहला स्टेटमेंट तो गलत है। प्रति चक्रवात में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो है घड़ी की सुई के अनुकूल चलती है, जबकि यह चक्रवात की बात होती ना तो वो सही होता पहला स्टेटमेंट, लेकिन प्रति चक्रवात की बात हो रही है इसलिए ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया है। बाकी दूसरा वाला सही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। युकाटन जल संधि कहाँ है। युकाटन जल संधि, युकाटन जल संधि, जल संधि होती क्या पहली बात, तो जल संधि जो है दो भिन्न जल राशियों को जोड़ लेती है, दो स्थलखंडों को अलग करती है। तो युकाटन जल संधि कहाँ है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन के मध्य में है। युकाटन कहाँ है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर के मध्य में स्थित है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में बेमेल युग्म हमको बताना है। अब देखिए मानसूनी वन है, भूमध्यसागरीय वन है, सदाबहार वर्षा वन है, शीतोष्ण कोणधारी वन है। तो इसमें सही मिलान हमको बता देना भाई। तो अगर देखा जाए तो देखिए मानसूनी वन सही नहीं, बेमेल बताना है इसमें हमको। ठीक है, तो इसमें मानसूनी वन सागौन साल है, बात सही है। भूमध्यसागरीय वन जो है ये क्या है, ये आपका ओक और जैतून है। लेकिन सदाबहार वर्षा वन जो है ना, ये हेमलॉक और स्प्रूस, हेमलॉक और स्प्रूस जो है ना खास करके ये शीतोष्ण कोणधारी वन है। ठीक है, और ये 50 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में, उत्तर में टुंड्रा और दक्षिण भाग में पर्णपाती वनों के मध्य में पाए जाते हैं। तो सदाबहार वर्षा वन में हेमलॉक और स्प्रूस नहीं आते, और ये आते कहाँ हैं, तो शीतोष्ण कोणधारी वन के अंतर्गत आते। सही उत्तर इसका तीसरा गलत है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। बेमेल हमको बताना भी था। अगला प्रश्न फिर से सुमेलित करना है। स्थानीय पौने हैं और क्षेत्र दिया गया है। तो भैया बुरान है, खमसिन है, ब्रिकफील्डर है, हबूब है। तो अब देख लेते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो बुरान, बुरान कहाँ है भाई, रूस में है, तो ए का हम तीसरा से मिला दिए। खमसिन कहाँ है, खमसिन आपकी मिस्र में, तो खमसिन आपका मिस्र हो गया, बी का दूसरा हो गया, ए का तीसरा हो गया और बी का दूसरा हो गया। अभी भी गड़बड़ है क्योंकि ए और सी दोनों एक साथ चल रहे हैं। ब्रिकफील्डर फिर कहाँ है, ब्रिकफील्डर आपका ऑस्ट्रेलिया में है। अब तो मिलेगा सी का चौथा हो गया, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी का चौथा मतलब सी सही है। ठीक है, क्योंकि हबूब आपका सूडान में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किन बादलों के साथ वर्षा, ओला और तड़ित झंझा होने की अधिक संभावना रहती है। तो इसमें देखिए क्या है ना, ये कपासी वर्षा जो बादल होते हैं ना, इनके साथ अत्यधिक विस्तृत गहरे बादल ये होते हैं, इन्हीं के साथ वर्षा, ओला और तड़ित झंझा होने की अधिक संभावना होती है। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। तो गतिशील महाद्वीप किसी को बोला जाता है, तो उसका नाम है अंटार्कटिक। अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व के अन्य महाद्वीपों से अधिक ऊंचा है, क्योंकि बर्फ पिघलने के और जमने के कारण इस महाद्वीप का आकार निरंतर बदलता रहता है, इसीलिए इसको गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। इसकी खोज हुई तो 1911 में, याद रखना एमंडसन जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे, इन्होंने की थी। अब ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही भाग है, और भारत का मैत्री और भारतीय नमक अनुसंधान केंद्र यहीं पर अवस्थित हैं। ये बात हमको याद रखनी। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अंटार्कटिक सही है। आगे देखते हैं, कैंटरबरी का मैदान अवस्थित है। कैंटरबरी का मैदान कहाँ भाई, देखिए कैंटरबरी का जो मैदान है ना, ये आपका न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है, यह इसके दक्षिण द्वीप के पूर्वी भाग में है, और याद रखना ये देश का सर्वाधिक उपजाऊ भाग है। यहाँ पे गेहूँ और फल प्रमुख उपज है यहाँ की। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी भी कहते हैं। याद रखना, आकार, भौतिक संरचना, जलवायु, उपज आदि में ग्रेट ब्रिटेन से काफ़ी समानता के कारण इसको दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। किसको, न्यूजीलैंड को कहा जाता है। किस बेस पर कहा जाता है ये आपको पता चल गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, जकारू क्या है। जकारू, जकारू जो है ना, एक ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले लोगों को कहा जाता है जकारू। ऑस्ट्रेलिया में विश्व की सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। यहाँ मेरिनो जाति की भेड़ों में से सबसे अच्छी किस्म का ऊन भी मिलता है।
मर्रे डार्लिंग बेसिन जो है ना भेड़ पालन के सबसे उपयुक्त है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि भैया भेड़ का एक प्रकार है नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाला लोग होता है, ये लोग, ठीक है, जकारू। अगला प्रश्न फिर से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया क्षेत्र और दूसरी तरफ प्रमुख खनिज दिए गए हैं। तो क्षेत्र क्या है, पिलबारा है, एलन स्प्रिंग है, ब्रोकन हिल्स है, वीपा है। तो पिलबारा कहाँ है, देखिए जो पिलबारा है ना वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एक का तीसरा हो गया। एलिस स्प्रिंग कहाँ, फिर एलिस स्प्रिंग किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये भैया तेल और गैस के लिए प्रसिद्ध है। तो ए का हमने कर दिया तीसरा और बी का कर दिया हमने पहला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो फिर ब्रोकन हिल्स कहाँ है, ब्रोकन हिल्स क्यों है, क्या है, तो ये सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। वीपा क्यों प्रसिद्ध है, तो भैया बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सोवियत संघ के विघटन के बाद बने स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल मतलब CIS का निम्न में कौन सदस्य नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या है, देखिए क्या है ना कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, 15 नए राष्ट्र बन गए थे, एस्टोनिया है, लाटविया, लिथुआनिया है। इन तीनों को छोड़कर 12 राज्यों ने स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल का निर्माण किया है। तो इस समय इसमें 9 पूर्ण सदस्य हैं और 1 एसोसिएट सदस्य जो कि तुर्कमेनिस्तान तथा 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, ठीक है। वही 12 अभी भी हैं। तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि बने स्वतंत्र राष्ट्रों राष्ट्रकुल का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा लाटविया। तो याद रखना, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया ये स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल के सदस्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जापान के निम्नलिखित द्वीपों का उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम बताना है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा सा इस पर ध्यान भी रखना है। तो इसका जो सही क्रम है, देखिए सबसे बड़ा होन्शु है, फिर आता है होक्काइडो, फिर आता है क्यूशु, फिर आता है शिकोकू। होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आरोही क्रम बताना है ना, आरोही मतलब सबसे छोटा सबसे बड़ा दिखाना हमको। तो ठीक है, इसमें लास्ट में सबसे लास्ट में कौन सा है, सबसे छोटा हो गया शिकोकू, उसके बाद उससे बड़ा हो गया क्यूशु, क्यूशु से बड़ा होक्काइडो, होक्काइडो से बड़ा कौन सा हो गया, होन्शु हो गया। तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। तो इसमें देखिए क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुरुआत हुआ था 2007 में, ठीक है। मतलब स्पष्ट है कि यह 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि 2007 से 12 तक के बीच में चली है। इस मिशन के अंतर्गत उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी और कृषि प्रबंधन गतिविधियों द्वारा कृषि उपज को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। तो सही उत्तर क्या हो गया, 11वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था, ठीक। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय कृषि की समस्या है, कृषि पर जनसंख्या भारी दबाव, जीवन निर्वाह कृषि, जोतों का छोटा आकार है। ये तीनों ही क्या हैं, भारतीय कृषि की समस्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की एक प्रजाति नहीं है, भैंस की प्रजाति नहीं भाई। अब देखिए, विश्व में आधे से अधिक भैंसों की किस्में भारत में पाई जाती हैं, ठीक है। भारत में क्या है, भदावरी, सुरती, मसाणा, जफराबादी, मुर्रा, नागपुरी, नीली, रावी, ये सब भारतीय भैंसों की प्रमुख प्रजातियां हैं, ठीक है। इसमें एक मेवाती जो दिख रहा है ना, मेवाती जो है गाय की प्रजाति है। अब ये राजस्थान में पाई जाती है और भारवाहक नस्ल है ये। तो इसका सही उत्तर मेवाती हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का प्रवाह पश्चिम की ओर नहीं होता है। भैया देखो, भारत की ही नदियां हैं ये सब मेरे ख्याल से सभी, ठीक है, लेकिन हमको पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है ना, पश्चिम की ओर प्रवाह जिसका नहीं हो, पूरब की ओर जो बहती है वही होगा इसका। तो देखिए दामोदर तो सबको पता है कि पूरब की ओर बहती है, तो सीधे सीधे दामोदर को लगा देते हैं निशान, बस बात खत्म है। बाकी देख लीजिए, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से ये निकल रही है, भ्रंश घाटी से बहती है, हुगली नदी में मिलती है, बराकर इसकी मुख्य सहायक नदी है। अन्य जो है उसमें पश्चिमी घाट के पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, कौन कौन सी, तेरखोल है, नेत्रवती और मांडवी। ये तीनों नदियाँ भैया पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमें याद रखना है। अब देखिए जैसे गोवा में मांडवी है, तेरखोल, चपोरा, जुवटी, साल, तालपोना,
ये गोवा की नदियाँ हैं। कर्नाटक में कालपी है, गंगाखली है, सुमंड है, नेत्रवती है। केरल में कौन सी है? वेपोर, पेबा। ये नदियाँ जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ऑप्शन याद रखने हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर प्रश्न आ जाए इन सब के साथ तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा भाई। चलिए, हिमालय क्षेत्र के भ्रंश और स्थिति देखनी है, तो मिलाना है कुल मिला के यहाँ पे। ठीक है, और सही सही मिलान कर देना है। ITCZ इंडस सांगपो सचर जोन। ठीक है, ये कहाँ भाई? देखिए, ये तिब्बत हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में पाया जाता है, इंडस सांगपो सचर जोन। ठीक है, इसमें टी साइलेंट होगा, तो इसमें एक हमने तीसरे से मिला दिया, एक हम तीसरे से मिला देंगे तो क्या ऑप्शन में दिख रहा है? अभी तो दो ऑप्शन ऐसे ही हैं। MBF क्या है भाई? मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये कहाँ है? ये मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में पाया जाता मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब हमने क्या किया? बी को चौथा से मिला दिया। अब ए का तीसरा है और बी का चौथा है, तो सही होता है इसका बी होना चाहिए ना। तो भैया MCT क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये है बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। तो HFF क्या है? HFF हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है। ये पाया जाता है शिवालिक और उत्तर के मैदान के बीच में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, थोड़ा याद रखना इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फिर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी हिमालय क्षेत्र का दर्रा नहीं है? पूर्वी हिमालय क्षेत्र मतलब नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, याद रखना। तो देखिए, नाथुला सिक्किम में है, दीफू, बोमडीला, चांगला। तो दीफू कहाँ भाई? देखिए, चांगला जो है पश्चिम हिमालय क्षेत्र में है। कौन सा? चांगला कहाँ है? लद्दाख को तिब्बत से मिला रहा भाई, और हिमपात के कारण शीत ऋतु में बंद भी हो जाता है। ये दीफू है, बोमडीला, नाथुला, ये सब क्या है? पूर्वी हिमालय क्षेत्र के दर्रे हैं। तो बाकी इसमें गलत क्या है? चांगला। ठीक है, जो कि पश्चिम हिमालय में आता है। अब देखते हैं फिर से असर्सन और रीजन यहाँ पे दिए गए हैं फिर से। तो मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। बात सही है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना है। यह रीजन क्या है? यह मुलायम और संगठित चट्टानों से बना हुआ है। तो दोनों सही होने चाहिए, कथन और कारण दोनों सही होने चाहिए इसके। तो मिजोरम भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, पहला सही हो गया। मोलेसिस बेसिन कहने का मतलब ये है कि हम मुलायम और संगठित चट्टानों से निर्मित है। तो दोनों सही भी हैं और व्याख्या भी कर रहा है, जिसका मतलब सही उत्तर ए हो जाएगा। बात सही है ना? आगे देखते हैं। सही सुमेलित नहीं है। मरखा घाटी, न्योरा घाटी, युमथेंग घाटी, दुजुक घाटी। तो ये हमने घाटियों के बारे में लिखवा रखा है भूगोल में आप लोगों को। ठीक है, तो मरखा जो है कहाँ पे है? मरखा घाटी जम्मू कश्मीर, बात सही है। न्योरा घाटी क्या है? पश्चिम बंगाल में है, ये भी ठीक है। युमथांग घाटी कहाँ है? ये सिक्किम में है। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ है ये युमथांग घाटी? इसको युमथेंग भी बोलते हैं। ठीक है, दुजुक घाटी जो है वो नागालैंड में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? युमथेंग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में ना होकर ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है? सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है किस उपकरण का प्रयोग? तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सोलेरीमीटर। इसके द्वारा सौर विकिरण की तीव्रता का मापन होता है। सोलेरीमीटर से विलयन की लवणता का भी मापन किया जाता है। नहीं, सेलिनोमीटर से विलयन की लवणता का मापन होता है, और साइक्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोलरीमीटर सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। 75 पर आ गए हम। निम्नलिखित में सही कथनों का चयन करना है। प्रकाश की तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है और ध्वनि की तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो क्या बात सही है? गलत है, उल्टा कर देते हैं। प्रकाश की तरंग को अनुप्रस्थ बोल देते हैं, ध्वनि को बोल देते हैं अनुदैर्घ्य, तब सही हो जाएगा। दूसरा क्या है? प्रकाश की सबसे अधिक चाल निर्वात में होती है। ये बात सही है, तो इसका सही उत्तर दूसरा सही है ना, तो इसका सही उत्तर बी होना चाहिए, और इसका सही उत्तर बी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक रोग नहीं है? आनुवंशिक रोग नहीं भाई, जो रोग व्यक्ति को अपने माता पिता से जन्म से ही मिलता वही होता है आनुवंशिक रोग। ठीक है, एल्केप्टोनूरिया, फेनिल कीटोन्यूरिया और हीमोफीलिया, ये सब क्या हैं?
आनुवंशिक रोग हैं, लेकिन रिकेट्स क्या है, विटामिन डी की कमी से होता है, वो विटामिन डी की कमी से किसी को भी हो सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रिकेट्स रोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, हल्दी से किस प्रकार का वर्णक होता है, हल्दी में किस प्रकार का वर्णक होता है। तो देखिए हल्दी में ना जेंथोफिल पाया जाता है, ठीक है, और टमाटर में लाइकोपेन मिलता है, और सेब का लाल रंग जो होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है। तो जेंथोफिल पाया जाता है, बात सही हो गई, और पीलापन इसी कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे इरिडेसी कुल के पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। इरिडेसी कुल के पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता भैया, वो क्या है। अब देखिए ऐसे सीधा सीधा प्रश्न होता तो सबको पता था, लेकिन एक चीज़ याद रखना, केसर एक मसाला होता है, ठीक है, इसे इरिडेसी कुल के पौधे के पुष्प की वर्तिका से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, केसर से मिलता है। अगला प्रश्न है कि मकड़ियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मकड़ियों का अध्ययन होता है एरेक्नोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन है, किया जाता है। ठीक है, फाइलोजेनी क्या है। फाइलोजेनी भाई जीवों के विकासवादी इतिहास और संबंधों का अध्ययन करता है। एंजियोलॉजी क्या है, फिर एंजियोलॉजी परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करता है। तो भैया एरेक्नोलॉजी जो है वो मकड़ियों का अध्ययन करता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्यूटीरिक अम्ल किस में पाया जाता है। ब्यूटीरिक अम्ल ब्यूटीरिक अम्ल किस में मिलता है। देखिए नींबू में तो मिलेगा नहीं, नींबू, सिरका, इन सब में तो नहीं मिलेगा, तो मिलेगा किसमें। देखिए ये जो मिलेगा वो पशु वसा में मिलता है। ब्यूटीरिक अम्ल एक वसा युक्त अम्ल है जो पशु वसा और वनस्पति तेलों में पाया जाता है। ठीक है, यह तब बनता है जब भैया आंत में अच्छे बैक्टीरिया आहार फाइबर को तोड़ते हैं। तो भैया पशु वसा और किसमें, तेल में पाया जाता है, बात ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें थायमीन है, टोकोफेरॉल है, रिबोफ्लेविन है, रेटिनॉल है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए क्या है ना कि रिबोफ्लेविन बेरी बेरी क्या, देखिए बेरी बेरी जो रोग होता है ना विटामिन बी की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन, और इसी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। रिबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो रिबोफ्लेविन गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर से असर्शन और रीजन दिए गए हैं। तो असर्शन है मतलब अभिकथन है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली होने लगती हैं। तो क्या सही है क्या। देखते हैं, देखिए ये सही है, अभिकथन जो है सही है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली होने लगती हैं, सही है। लेकिन रीजन क्या है, रीजन है चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सिल्वर ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो आर जो है इसका कारण जो है वो गलत है। गलत क्यों भाई, कि वायु में उपस्थित सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ नहीं, सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है और बनाता क्या है, सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जिसकी परत जमने से चांदी की वस्तु क्या हो जाती है, काली हो जाती है। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यकृत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए यह पित्तरस का स्राव करता है, बात सही है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती, बात सही है। फाइब्रोनोजन और हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है, ये भी बात सही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों में यकृत एक महत्वपूर्ण अंग होता है। एक चीज़ और याद रखना, यह शरीर का ताप को बनाए रखने में मदद भी करता है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों सही हैं और गलत पूछा गया था, इसलिए डी, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के सिर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मनुष्य के सिर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। अब देखिए मनुष्य के सिर में होती कुल 29 हड्डियां, शरीर में कुल होती 206 हड्डियां, बाल्यावस्था में यही कुल संख्या इनकी होती 208। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मनुष्य के सिर में 29 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, कंकाल तंत्र के काम क्या है। देखो शरीर को निश्चित आकार देते हैं, सही है। श्वसन और पोषण में सहायता करते हैं, तो ये भी बात सही है क्या, बात सही है ये भी भाई। फिर
शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा भी देते हैं, ये भी बात सही है। एक चीज़ और याद रखना, पेशियों को जोड़ने का आधार प्रदान करते हैं, और ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। तो शरीर को निश्चित आकार देते हैं, श्वसन और पोषण में सहायता करते हैं, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा देते हैं, साथ में पेशियों को जोड़ने का आधार भी प्रदान करते हैं। तो ये सब सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि काम इन्हीं का है। अगला प्रश्न है, नार एपिनेफ्रीन हार्मोन का स्रावण करता है। नार एपिनेफ्रीन हार्मोन का स्रावण करता है, तो कौन करता है इसका श्रावण भाई? इसका श्रावण होता है मेडुला से। नार एपिनेफ्रीन हार्मोन का स्राव जो होता है मेडुला द्वारा किया जाता है, या एपिनेफ्रीन हार्मोन का स्राव भी करती है। याद रखना, दोनों एमिनो एसिड हैं। यह हार्मोन हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता में वृद्धि करते हैं, जिसके फलस्वरूप रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो भैया थोड़ा सा ध्यान रखना है इसे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेडुला से इसका श्रावण होता है। अगला प्रश्न है, एक्सोप्थैल्मिया रोग में क्या होता है भाई? एक्सोप्थैल्मिया रोग के अंतर्गत आंख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल आती है। ठीक है, यह थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता के कारण होता है। तो आंखें फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल आती हैं, और यह थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता के कारण होता है। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, टोबिन टैक्स का उद्देश्य क्या है? टोबिन टैक्स, अभी उत्तराखंड पीसीएस का जिन्होंने एग्जाम दिया था उसमें यह प्रश्न पूछा गया है, टोबिन टैक्स होता क्या है आखिरकार? तो देख लेते भाई। टोबिन टैक्स ना विदेशी मुद्रा बाजार में अटकलों और अस्थिरता को हतोत्साहित करता है। ठीक है, ध्यान रखना, विदेशी मुद्रा बाजार में अटकलों और अस्थिरता को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से टोबिन टैक्स लगाया जाता है। सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना, और जो अभी हाल में पेपर हुए ना उन सब पेपर को भी आप लोग देखते चलिए, ध्यान रखिए, प्रश्न जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा उन पेपर्स से। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का गठन किसके तहत किया गया है? जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का गठन किसके तहत किया गया है? तो इसमें देखिए क्या है ना कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है। याद रखना, ये पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करती है। यह पर्यावरणीय दृष्टि से अनुसंधान, औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्म जीवों और पुनः संयोजक के बड़े पैमाने पर उपयोग से संबंधित गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसका गठन किया जाता है। ठीक है, किया गया है। निम्न पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह किसका एक संरचनात्मक हिस्सा है? निम्न पहाड़ियों का वेलिकोंडा जो समूह है वो किसका संरचनात्मक हिस्सा है? तो देखिए क्या है ना, वेलिकोंडा रेंज या वेलिकोंडा हिल्स एक निचली पर्वत श्रृंखला है जो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला प्रणाली का हिस्सा है। वेलिकोंडा रेंज आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्सा में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत में ज़्यादातर नल्लमल्ला पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ी, वेलिकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा श्रेणी, महेंद्रगिरी पहाड़ी, ये सब अवशिष्ट पहाड़ियाँ इसमें शामिल हैं। तो भैया क्या है, ये पूर्वी घाट की श्रेणियों का हिस्सा है। ठीक है, सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौन सी? मृदा अपक्षय की समस्या जो होती है वो किससे संबंधित है? तो भारत में मृदा क्षरण का जो संबंध है ना वनों के कटाव से जुड़ा हुआ है। पहली बात तो वनोन्मूलन से जुड़ा हुआ है, और सीढ़ीदार कृषि से मृदा क्षरण में कमी आती है। याद रखना, वेदिका कृषि जो दिया गया ना, तो वनोन्मूलन, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वनोन्मूलन है। ठीक है, सॉरी, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना है और हमको बताना भारत में व्यापक धन मतलब M3 ब्रॉड मनी में शामिल है। तो कौन कौन सा इसमें शामिल है भाई? देखो, इकोनॉमिक्स हमने जो पढ़ाया ना उसमें आप पढ़ें, अगर उसको ध्यान से पढ़ें तो आप लोगों को पता होगा। देखिए, जनता के पास मुद्रा है, डिमांड डिपॉजिट और है, और टाइम डिपॉजिट है। ये तीनों जो है ना ब्रॉड मनी मतलब M3 में शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, है ना, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही बताना हमको कि डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है। दूसरा, नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है।
त्वचा पित्तिका तथा नाक से रक्तस्राव तथा सूजन डेंगू के कुछ लक्षण हैं। तो इसमें हमको बताना कौन सा सही है, कौन सा सही है बताना ना। तो देखिए क्या है ना, डेंगू का विषाणु एडीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, एडीज। इस बीमारी में तेज बुखार होता, मांसपेशियों में गंभीर दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, नेत्र गुहा पीड़ा हो जाएगी, चकत्ते पड़ जाएंगे, ये सब इसके लक्षण हैं। तो भैया लक्षण क्या है, तेज बुखार है, मांसपेशी में गंभीर दर्द हो जाए, जोड़ों में दर्द हो जाए, नेत्र गुहा पीड़ा हो जाए और चकत्ते पड़ जाएंगे, तो ये सब इसके लक्षण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेत्र गुहा, सही पूछा गया था ना। डेंगू, नेत्र गुहा पीड़ा जो है डेंगू का लक्षण नहीं है। तो ये तो तीनों सही होने चाहिए, है ना। नहीं नहीं, इसका बी गलत है, ठीक है, क्योंकि त्वचा पित्तिका, नाक से रक्तस्राव, सूजन, ये सब हमने इसमें पढ़ा भी नहीं है ना। चलिए फिलहाल तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तीसरा गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, द्वीप है और राज्य है। अब देखिए, पीरम है, क्रॉस है, सेंट मैरी है, चौराव है। तो देख लेते हैं भाई, देखो क्या है, जब पीरम है गुजरात में है, सेंट मैरी कहाँ है, कर्नाटक में है, ये गोवा में, ये केरल में नहीं, सेंट मैरी कहाँ है, कर्नाटक में है। मैंगलोर के पश्चिम में अरब सागर में स्थित है, कौन सा, सेंट मैरी। बाकी पीरम, भैसला, अमीन देवी, है ना, पिजन कॉक, इन सब के बारे में हमने पढ़ा रखा है ज्योग्राफी में। आप लोग अगर पढ़े हैं तो आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए कि ये सब अपतटीय द्वीप हैं, ठीक है। तो इन सब का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तो सही सुमेलित यहाँ भी बताना, संविधान का प्रावधान है, देश है। तो याचिका जो रिट है वो कहाँ से ली गई है, संयुक्त बैठक है, सहकारी संघवाद, उपराष्ट्रपति की भूमिका है। तो जो बेमेल है वही हमको बताना है इसमें। तो देख लेते भाई, देखिए संयुक्त बैठक जो है ना, गतिरोध का प्रावधान है और ये लिया गया भैया ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये भी हमने पढ़ा रखा है, ठीक है, सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट्स अभी तक कंप्लीट किए हैं, अभी तक क्या कंप्लीट ही किए हैं, तो आप लोग उनको पढ़ लीजिए, अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है वहाँ से, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। बाकी देखिए, ऑस्ट्रेलिया में सहकारी संघवाद है, उपराष्ट्रपति की भूमिका यूएसए से ली गई है, याचिका जो है रिट जो है वो यूके से ली गई, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं, फिर से हमको बताना भैया। तो लेमरू, बादलखोट, तमौर, पिंगला, सोनितपुर, इंतानकी, ये सब हैं क्या आखिरकार। देखिए क्या है ना, बादलखोंड, तामौर, पिंगला हाथी रिजर्व है ये, ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, जिले का नाम है सूरजपुर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बादलखोंड, तमौर, पिंगला मेघालय में ना होकर छत्तीसगढ़ में, बाकी लेमरू छत्तीसगढ़ में है, सोनितपुर असम में है, इंतानकी नागालैंड में है, ये रिजर्व हैं, रिजर्व एरियाज हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन पूर्वी घाट के अंतर्गत नहीं आता, पूर्वी घाट। देखिए नल्ला मल्ला है, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी आती है भाई, सेवराय, सेवराय पहाड़ियाँ आती हैं कि नहीं आती, थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेते हैं, सेवराय भी आती है, ठीक है, नल्ला मल्ला भी आती है, वागामड, वागामड जो वागामोन है, वागामंड, ये केरल के कोट्टायम और इडुक्की की सीमा पर स्थित है, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर से असर्शन और रीजन आ गया है, तो देख लेते हैं। असर्शन अभिकथन है कि डीएनए टीके परंपरागत टीकों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली और सुरक्षित होते, बात सही है, कोई डाउट नहीं इसमें। रीजन क्या है, रीजन है कि इनमें जीवित मृत रोगाणुओं का प्रयोग ना करके उनसे प्राप्त विशेष जीनों का प्रयोग शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। तो देखिए भैया बात सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, और याद रखना कारण जो है कथन की अच्छी खासी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर ए हो गया। अभी वीडियो जो है 1 घंटा 10 मिनट की हो गई है, फिलहाल हमें लगता है कि अब वीडियो रोक देनी चाहिए, क्योंकि दूसरा जो वीडियो होगा ना, उसमें ऐसे करेंगे
कि यहाँ से हम करीब 100 प्रश्न इसमें कर लेते हैं, तो 50 फिर करेंगे इसमें से और दूसरे वाले पेपर से फिर 50 कर लेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में असत्य कथन बताना है हमको। तो असत्य कथन कौन सा है भाई? देखिए, इस योजना का शुभारंभ हुआ 1 फरवरी 2019 को किया गया, बात सही है, ठीक है। यह 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना, बात सही है। इसके अंतर्गत 3000 रुपये न्यूनतम निश्चित पेंशन प्राप्त होगी, ये भी बात सही है। लेकिन कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के लाभार्थी इसका लाभ उठा सकते हैं, ये आप गलत है। आपने भी पढ़ा होगा, ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की योजना का अगर कोई लाभ ले रहा है तो इस योजना का लाभार्थी वो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना नाम है इसका, ठीक है। असंगठित क्षेत्र क्या है? रेहड़ी पटरी वाला हो, रिक्शा चालक है, निर्माण श्रमिक है, कूड़ा बनाने वाला हो, कृषि श्रमिक हो, बीड़ी बनाने वाला, हथकरघा कामगार, चमड़ा कामगार, अन्य जो काम में लगे हुए लोग हों, ठीक है, जिनकी आय 15,000 रुपये से कम हो, वो इस योजना के पात्र होंगे, ठीक है। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान करेंसी नोट में नोट का मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? वर्तमान करेंसी में नोट का मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो भैया लिखा होता है 17 भाषाओं में, ठीक है। आप भारतीय नोट पर 17 भाषाएं होती हैं। इस पर हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी, मलयालम, उड़िया, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू, तमिल, असमी, कोंकणी, मराठी, गुजराती और बांग्ला, ये सब छपे होते हैं। केंद्र सरकार ने नोट पर अंकित होने वाली मुद्रा मूल्य की भाषा को 8वें अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में मुद्रित करने का फैसला भी लिया है। तो अभी 17 हैं, 22 हो जाएंगे, सही उत्तर डी हो जाएगा। ये वाला पेज पूरा कर लेते हैं ना, तभी छोड़ते हैं। चलिए 101 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बताना है सही कथन का चयन कर लेना है। तो भारत में मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता, बात सही है क्या? तो बात सही है भाई। दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक सिर्फ वस्तुओं की कीमतों का सूचकांक है, सेवाओं का नहीं है, तो भी बात सही है, ठीक है। दोनों ही सही हैं। थोक मूल्य सूचकांक सिर्फ वस्तुओं की कीमतों का सूचकांक प्रदर्शित करता है। इसका प्रयोग उन उत्पादों की औसत कीमत स्तर में बदलाव आंकने के लिए किया जाता है जिनका कारोबार थोक बाजार में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका सही उत्तर सी हो गया। फिर से अभिकथन और कारण दिया गया है, फिर से बताना भैया कौन सा सही कौन सा गलत है। देखिए, असर्सन अभिकथन है कि राजकोषीय उपायों में उतनी आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता जितनी आसानी से मौद्रिक उपायों में। तो बात सही है ना? बात तो सही है ना, राजकोषीय उपायों में उतनी आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता जितनी आसानी से मौद्रिक उपायों में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए, असर्सन तो सही है। रीजन क्या है? राजकोषीय नीति का निर्धारण सरकार की बजट नीति के अधीन होता है, जिसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो भैया ये भी सही है। अच्छा, सही ही नहीं है, ये व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो दोनों जब सही हैं, व्याख्या भी हो रहा है, तो इसका मतलब सही उत्तर इसका ए हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चलिए। लाफर वक्र, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ा चुके हैं ये सब। अब आप लोग ये बोल नहीं सकते कि हमने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिख लिए हैं तो कन्फर्म है कि पेपर इजी लगेगा आपको और पेपर सरल लगेगा तो निकल भी जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लाफेर वक्र क्या है भाई? लाफेर वक्र प्रदर्शित क्या करता है? एक सीमा के बाद कर की दरों में वृद्धि से राजस्व में कमी होती है, ठीक है, यही है लाफेर वक्र। आर्थर लाफर ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि एक सीमा के बाद कर की दरों में वृद्धि जो है राजस्व में वृद्धि के बजाय कमी करती रहती है। इसे ही कहते हैं लाफर वक्र। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें श्रम की पूर्ति और पूंजी निर्माण के आकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में निगम कर किस समिति की सिफारिश पर लगाया गया? भारत में निगम कर किस समिति की सिफारिश पर लगाया गया था? तो उस समिति का नाम था चलैया समिति। निगम कर की सिफारिश चलैया समिति ने की थी। निगम कर को 1960-61 में लागू किया गया। निगम कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर होता है जो कंपनी के लाभ पर
लगाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा आरोपित एकत्रित होता है और राज्यों के मध्य में विभाजित नहीं होता, ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त चलैया समिति की सिफारिश पर सीमा कर भी लगाया गया, ब्याज कर लगाया गया है और सेवा कर भी लागू किया गया है। तो इसका सही उत्तर चलैया समिति हो गया, ठीक है, सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन गैर योजनागत व्यय का भाग है? अनुदान, वेतन, ब्याज भुगतान, राज्यों को दिया जाने वाला कर का भाग। तो इनमें से कौन सा है गैर योजनागत व्यय? देखिए इसमें सभी गैर योजनागत व्यय है क्या? अनुदान है, वेतन है, ब्याज भुगतान है, रक्षा व्यय है, पेंशन है, राज्यों को दिए जाने वाला कर का भाग है। तो ये सब आते हैं गैर योजनागत व्यय में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए व्यय कर केल्डार इसके प्रतिपादक रहे। जीरो बेस बजटिंग कौन है? तो पीटर पायर इसके प्रतिपादक हैं। क्षतिपूर्ति राजकोषीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे भैया? तो इसके एडॉल्फ वेगनर की जगह जॉन मेनार्ड किन्स हो सकते हैं। J.M. किन्स महोदय थे क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत के प्रतिपादक, ठीक है। टॉबिन टैक्स के जेम्स टॉबिन है, दोनों सही है भैया, सी गलत, इसका सही उत्तर ठीक सी हो जाएगा। बर्गसन मापदंड संबंधित है। बर्गसन मापदंड किससे संबंधित भाई? देखिए बर्गसन जो मापदंड है ना, ये संबंधित है कल्याण अर्थशास्त्र से। प्रोफेसर ए बर्गसन ने पहली बार अपने लेख ए रिफॉर्मुलेशन ऑफ सर्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स में सामाजिक कल्याण फलन का प्रतिपादन किया था। इस प्रतिपादन के आधार पर उत्पादन तथा विनिमय की अनुकूलतम दशाएं, अधिकतम कल्याण के लिए आवश्यक दशाएं स्वीकार की जाती हैं। ये भी हमने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्याण अर्थशास्त्र से, ठीक है। अगला प्रश्न है, ट्रम्स का विस्तारित रूप है। ट्रम्स का अभी हमने दिखाया है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है ना, मेजर्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए बाकी अब आज का प्रश्न अब यहीं भी समाप्त करेंगे आज की वीडियो, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग भी को भी देखने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो फिलहाल अगली वीडियो जो होगी भाई, उसमें इसके बचे हुए जो 42 प्रश्न हैं और अगले वाले से कितने 58 प्रश्न शामिल करेंगे उसमें, मतलब 100 प्रश्न 110 प्रश्न डेली करेंगे कम से कम, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। और पेपर इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते रहिए, अंतिम समय है, प्रैक्टिस ही सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, ठीक है, और सबसे कारगर उपाय है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।